नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एजुकेशन के थर्ड चैप्टर योग को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम बहुत कमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को कवर करेंगे। साथ ही हम योग के कुछ आसन्स को बहुत ही अच्छे से हम याद कर लेंगे ताकि एग्जाम में हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। देन हम देखेंगे कि कैसे इस योग वाले कंप्लीट चैप्टर को बहुत कम टाइम में रिवाइज किया जाए और कैसे यहाँ पर कुछ स्मार्ट तरीकों से हम इतने सारे आसन्स को याद करने से भी बच सकते हैं। तो बहुत कमाल का वीडियो रहने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और इस यूनिट का नाम है योग एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफ स्टाइल डिजीज़। तो हम देखेंगे बहुत ही अच्छे से यूनिट को। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है और वो है आसन्स को याद रखना, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि सर आसन्स को याद कैसे रखें। और डेफिनेटली ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से करीब 7 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आपकी मेन एग्जाम्स में आते हैं। तो 7 से 8 नंबर बिल्कुल हलवा बन सकते हैं अगर हमें हर एक डिजीज़ से रिलेटेड उनके आसन्स याद हों, और सिर्फ 4 आसन्स भी याद हों तो काम बन जाता है ना। तो मैंने आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट आसन्स के लिए एक ट्रिक बना रखी है, 4 या 5 जितने भी होंगे, और उसके बाद बाकी आसन्स को हम एक बार जल्दी से देख जरूर लेंगे। तो सबसे पहले आता है अपने पास ओबेसिटी। सो ओबेसिटी से रिलेटेड आसन्स को याद रखने की ट्रिक है कि ये तो धनु नाम का यहाँ पर व्यक्ति है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा मोटा है और ये बहुत ज़्यादा पाव खाता है ना। तो हम इसको सलाह दे रहे हैं कि भाई धनु पाव मत काट, टहल ले, है ना। तो क्या है ट्रिक, धनु पाव मत काट टहल ले। तो धनु से आ जाएगा अपने पास धनुरासन, देन उसके बाद पाव से आ जाएगा अपने पास पवन मुक्तासन, मत से मत्स्य आसन, काट से आ जाएगा कटी चक्रासन, और हल से आ जाएगा ताड़ासन और हलासन, है ना। तो इस तरह से क्या है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ओबेसिटी से रिलेटेड कौन से आसन है, 4-5 आसन आपको अगर एमसीक्यू में दे रखे होंगे तो आप आराम से, अगर ये आसन आपको याद होंगे तो आप छाट लोगे कि कौन सा आसन नहीं है। देन उसके बाद सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जहाँ से हमें पूरे 5 मार्क्स मिलते हैं, वो है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओबेसिटी क्या है, उससे रिलेटेड 2 आसन्स की प्रोसीजर, बेनिफिट, कॉन्ट्राडिक्शन बताओ। तो भाई अगर 2 आसन्स याद रहेंगे एग्जैक्टली तभी तो बता पाएंगे, या 2 की जगह 4 पूछ लिया तो 4 एटलीस्ट हमें याद रहना चाहिए। तो ये ट्रिक आप याद रखना, धनु पाव मत काट टहल ले, इसको लिख लेना कहीं पर, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। देन सेकेंड आसन्स आएंगे आपके डायबिटीज से रिलेटेड, है ना। तो अब आसन्स बहुत सारे हैं तो हमें 4 आसन्स याद रखने मेन। तो 4 आसन है अपने पास बाप, है ना। तो इसकी ट्रिक क्या है कि भाई साहब डायबिटीज़ हर एक डिजीज़ का या सब डिजीज़ का बाप होता है, तो BAPP है ना। यहाँ पर बाप की स्पेलिंग याद रखना। सो B से आ जाएगा भुजंगासन, A से अर्धमत्स्यासन, P से पश्चिमोत्तानासन, और एक और P से पवन मुक्तासन। तो ये 4 आसन अपने को याद रखने हैं जो कि आपके डायबिटीज़ से रिलेटेड रहेंगे। देन नेक्स्ट आता है अस्थमा। तो देखो यार, अस्थमा के लिए बैक स्टोरी ये है कि धनु नाम की एक लड़की है और इसने क्या किया, अपने भुजा से टीवी उठा ली है। अब भाई साहब, है ना, जोश जोश में टीवी तो उठा ली, लेकिन इससे इसकी सांस फूलने लग गई। तो अस्थमा में क्या होता है, सांस फूलती है व्यक्ति की। तो इस तरह से आप इसको याद रखोगे कि धनु ने भुजा से टीवी उठाई तो उसकी सांस फूल गई। तो धनु से आ जाएगा वही धनुरासन। देन उसके बाद भुजा से आ जाएगा अपने पास भुजंगासन, उठाई से आ जाएगा अपने पास उत्थान मंडूकासन, और TV से आ जाएगा ताड़ासन और वक्रासन। तो ये अपने को याद रखना है ना। तो ये ट्रिक को आप कहीं लिख लोगे तो बहुत आसानी आपकी रहेगी आसन्स को याद रखने में। नेक्स्ट आता है अपने पास हाइपर टेंशन। तो यार देखो, हाइपर टेंशन की बैक स्टोरी ये है कि एक ये लड़की है ना। तो इस लड़की ने क्या है, यहाँ पर टीवी को ख़रीदा है। सो यहाँ पर ये जो लड़की है अपने पास कहाँ गई, ये रही भाई साहब, है ना। तो यहाँ पर एक बार पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो पेन, ओके। सो ये जो लड़की है इसने यहाँ पर क्या कर रखा है, टीवी को ख़रीदा है ना। तो जैसे ही इस लड़की ने टीवी को ख़रीदा तो उससे क्या हुआ भाई साहब, यहाँ पर कंडक्टर ने बोला कि आप बस में तो जा रहे हो, लेकिन अब बस में आप क्या कर सकते हो, आप इस टीवी को बस के अंदर नहीं रख सकते हो। तो ये लड़की ने बोला कि यार बहुत महंगा है, तो कंडक्टर ने उसको छत के ऊपर रख दिया। छत के ऊपर रख दिया तो इस लड़की को टेंशन हो गई, है ना, हाइपर टेंशन हो गई। तो आप ये इमेज अगर आपके दिमाग में याद रहेगी तो आप आराम से आसन्स को रिकॉल कर लोगे कि बस पे टीवी, है ना, किसके ऊपर है टीवी, बस के ऊपर है। तो B से भुजंगासन, शवासन, ताड़ासन और वज्रासन। तो ये बस पे टीवी, है ना। तो जैसे हाइपर टेंशन आएगा आपके दिमाग में इमेज आ जाएगी कि एक लड़की थी, उसको भाई साहब टेंशन हो गई थी, उसका टीवी छत पर रख दिया था कंडक्टर ने।
देन बैक पेन और उससे रिलेटेड कुछ आसन। तो देखो गोमू नाम का एक व्यक्ति है और उसको क्या करना है, भद्रा नाम के व्यक्ति को टीवी उधार पर देना है ना। तो यहाँ पर जैसे ये टीवी लेने के लिए झुकता है वैसे इसकी पीठ में या बैक में पेन हो जाता है ना। तो बैक पेन से रिलेटेड आप इस तरह से आसन याद रखोगे कि गोमू भद्रा को टीवी उधार दे दे। तो गोमू से क्या हो जाएगा अपने पास गोमुख आसन, भद्रा से भद्रासन, देन टीवी तो वही ताड़ासन वक्रासन जो पहले भी था, और उधार तो उधार से जाएगा ऊर्ध्व हस्तोतानासन। तो इस तरह से आप 5-5 6-6 आसन से याद रख सकते हो हर एक डिजीज से रिलेटेड। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था हमने उसको कवर कर लिया। अब हम इन आसन्स को देखते हैं एक एक करके, और इसको भी कैसे आप बहुत ही सिंप्लीफाई वे में याद रख सकते हो वो मैं आपको भी बताऊंगा। देन यार आप में से बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर हम हमारे बोर्ड्स के एग्जाम्स की तैयारी को कैसे करें। तो यार देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए यार मैंने बहुत सारी किताबों को नेट पर सर्च किया, और उसके बाद फिर मुझे ओसवाल गुरुकुल की ये जो प्रीवियस 10 ईयर की किताब है बहुत ही कमाल की लगी। मैंने खुद भी पर्सनली इसको ऑर्डर किया और अपने आगे आने वाले सभी वीडियोस में मैं इसी किताब के सॉल्यूशंस का इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। तो यार ये इतनी तगड़ी किताब है कि इसमें एक तो मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगी कि एकदम परफेक्ट आंसर्स आपको दे रखे हैं। तो मतलब उन आंसर्स के बाद आपको कहीं पर और सर्च नहीं करना पड़ेगा, है ना। देन उसके बाद आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं। देन बिल्कुल लेटेस्ट सीबीएसई के पैटर्न पे, फॉर एग्जांपल 5 साल पहले कोई पेपर हुआ उसमें एक ऐसा पार्ट है जो कि आपके सिलेबस में अभी नहीं है, तो भाई साहब उसको इन्होंने नहीं इंक्लूड किया। तो लेटेस्ट पैटर्न पे है और बिल्कुल लास्ट मिनट सीक्रेट्स वगैरह सब इसमें रिवील कर रहे हैं। तो मस्ट हैव बुक है और आपकी टेबल पे जरूर होनी चाहिए अगर आप क्लास 12th की तैयारी कर रहे हो बोर्ड एग्जाम की। देन बाकी आपको स्ट्रीम्स के सारे के लिंक्स मिल जाएंगे, है ना, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटी सब कुछ। तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से आप इसको परचेस कीजिएगा। बढ़ते अब हम आगे, और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यार ये योग शब्द क्या होता है। तो योग शब्द को डिराइव किया गया है संस्कृत शब्द युज से, और इस युज का मतलब होता है ज्वाइन करना या फिर यूनियन। तो बेसिकली अगर आपसे कोई परिभाषा पूछ ले योग की तो आप क्या बोलेंगे कि ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे इंडिविजुअल सेल्फ कनेक्ट हो जाता है डिवाइन या यूनिवर्सल स्पिरिट से, है ना। मतलब परमात्मा से आत्मा का मिलन जब होता है तो उसी को हम योग बोलते हैं। अब भाई साहब योग तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी है ना। क्या होता है उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। उसके पहले एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना चाहिए कि 21 जून को हम इंटरनेशनल योग दिवस मनाते हैं, और 2015 से इसको स्टार्ट किया गया था। और 21 जून को ही क्यों चुना गया, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना, जहाँ पर योगा का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, वहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर लॉन्गेस्ट डे रहता है 21 जून, है ना। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो 21 जून रहता है वो सबसे लंबा दिन रहता है। मतलब सूरज भी बहुत पहले उग जाता है और अस्त भी बहुत बाद में होता है, तो आपका जो डे ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा रहता है, इसीलिए इसको यहाँ पर चुना गया। देन यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ योग, है ना, ये सिर्फ हम योग को समझने के लिए देख रहे हैं, एग्जैक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लास 11th के सिलेबस में था एलिमेंट्स ऑफ योग। तो देखो योग क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम इन 8 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इन 8 स्टेप्स को जब आप फॉलो करते हो तब आप एक योगी बनते हो, है ना। तब आप क्या कर पाते हो, अपनी आत्मा का मिलन परमात्मा से कर पाते हो। तो यम नियम आसन प्राणायाम, है ना। यम मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको पर्सनली फॉलो करनी चाहिए, है ना, जैसे ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, स्तेय, परिग्रह, इन सभी को फॉलो करना चाहिए। नियम का मतलब है कि जो आपको सोसाइटी के हिसाब से चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे आपको संतुष्टि रहे, आप स्वच्छता की तरफ जाएं, आप स्वाध्याय करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें आती नियम में। आसन मतलब एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। प्रत्याहार मतलब मेडिटेशन वाली स्टेज में जाना। धरना मतलब पूरे अपने आसपास के सराउंडिंग को जीरो मान लेना और ध्यान में लग जाना। ध्यान मतलब मेडिटेशन होता ही है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें आपने बिल्कुल पूरे अपने सेंसेस को यहाँ पर केंद्रित कर लिया है। और लास्ट होती है समाधि स्टेज, जिसके अंदर क्या करता है, आपका जो आत्मा है उसकी परमात्मा से मिलन हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं समाधि, है ना। अब देखो इसको जीवन मरण से नहीं जोड़ना है कि सर योग करेंगे तो हम निपट नहीं जाएंगे, समाधि बन जाएगी हमारी, नहीं भाई साहब। इसमें क्या हो रहा है कि आप अपने माइंड पर कंट्रोल पा रहे हो। तो एक जो योगी है उसके क्या रहेगा, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल रहेगा, और फिर कोई भी चीज़ें उसको विचलित नहीं कर पाएगी ना, कि भाई साहब एग्जाम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, है ना, माइंड कंट्रोल में है। अब आ जाते हैं हमारे सिलेबस के पहला टॉपिक जो कि ओबेसिटी। सो ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीज हो जाता है बहुत एक्सट्रीम लेवल तक, है ना, मोटा हो जाता है व्यक्ति। और ओबेसिटी यार आज के टाइम पे एक बहुत ही बड़ी समस्या है, और मतलब अमेरिका और इस तरह के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पर तो बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, क्योंकि फास्ट फूड कल्चर और
ये जो नाइट कल्चर है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और इसी के कारण ओबेसिटी भी बढ़ रही है। टेक्निकल टर्म्स में अगर हम देखें तो बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका 30 से ज़्यादा होता है ना, तो जनरली नॉर्मल वाली रेंज होती है 18.6 से 24.9, तो ये आपका 30 पे जा रहा है। 30 से भी ऊपर अगर आपका होगा तो आप ओबेस यहाँ पर कहलाएंगे। देन उसके बाद बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिससे ओबेसिटी होती है, जैसे कि ओवर ईटिंग करना, फिजिकल एक्सरसाइज ना करना, है ना। जेनेटिक्स भी हो सकती है कि माता पिता भी हष्ट पुष्ट हैं, वो भी ओबेस हैं। देन हाई डाइट लेना कार्बोहाइड्रेट की, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में खाना खाना, है ना। मेडिकेशंस के कारण हो सकता है, कई लोगों को थायराइड के कारण वगैरह यहाँ पर ओबेसिटी हो जाती है। देन बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं जिससे ओबेसिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देन इसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या जाता है कि बहुत सारे हेल्थ रिस्क भी हैं, उसी के कारण ओबेसिटी को एक बीमारी का दर्जा भी यहाँ पर दिया जा चुका है। तो अब ओबेसिटी से क्या क्या हो सकता है, सो इससे आपको डायबिटीज़, हाई बीपी, कैंसर, अर्थराइटिस जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। देन उसके बाद आगे हम देखते हैं तो क्या यहाँ पर आसन्स के बेनिफिट होते हैं और कॉन्ट्राडिक्शन। देखो, अगर हम सारे आसन्स को जोड़ें तो आपके सिलेबस में 45 के आसपास आसन्स हैं। तो भाई साहब अगर हमने हर एक आसन के बेनिफिट और कॉन्ट्राडिक्शन याद करने की कोशिश करी तो मान के चलो कि भाई साहब आपका बाकी फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस तो जाएगा पूरा पानी में, उसके साथ साथ आपके एक दो बड़े सब्जेक्ट्स को भी ले डूबेगा। तो अपने को इतना नहीं करना है, 7 नंबर का टोटल आएगा। तो 7 नंबर का जुगाड़ यही है कि भाई साहब आप कॉमन बेनिफिट्स जो भी होते हैं आसन्स के वो याद रख लो और कॉमन कॉन्ट्राडिक्शंस याद रख लो। तो एग्जाम में अगर आप वो भी लिखोगे तो भाई साहब आपका बिल्कुल वो आंसर सही माना जाएगा, है ना। तो कोई सा भी आसन हो आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, वो आपके बैक पेन को, चेस्ट डिजीज़ को क्योर करेगा, आपकी मेमोरी को एनहांस करेगा। देन महिलाओं में अगर मेंस्ट्रुएशन से संबंधित कोई समस्या है, पीरियड से रिलेटेड समस्या है तो वो भी सुलझाएगा। मेंटल स्ट्रेस आपका दूर करेगा और अगर आपकी बॉडी में कहीं कोई पोस्चरल डिफेक्ट्स हैं तो उनको भी ये रिमूव करेगा। तो ये 6 कारण हैं जिनको आप बिल्कुल याद रख लेना और हर एक आसन में ये चिपका के आ सकते हो। उसके बाद फिर आप आसन की प्रवृत्ति थोड़ी देख लेना। जैसे कोई बैठने वाला आसन है तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको, है ना, लेग्स को और मजबूत करने का काम कर दे। जैसे ताड़ासन हो गया तो आपके, है ना, मसल्स वगैरह को टोन करने का भी काम कर रहे हैं। तो उस तरह से आप थोड़ा अपने हिसाब से जोड़ सकते हो, लेकिन ये कॉमन है जिसको आप जरूर से याद रखना हर एक आसन में। फिर हमें अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, ठीक है, ये है अपने पास कॉन्ट्राडिक्शंस। तो क्या क्या सावधानी, जैसे अगर किसी को जॉइंट पेन है तो भाई साहब उसको आसन परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। किसी को स्पाइनल कॉलम की प्रॉब्लम है तो अगर कोई स्पाइनल कॉलन वाला आपका आसन है तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको मूवमेंट में डिफ़िकल्टी है तो आपको आसन बहुत ही केयर के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये 3 ऐसे कारण हैं जो हर एक कॉन्ट्राडिक्शन में आप लिख सकते हो। जनरली 2 ही लिखने पड़ते हैं, 3 आप याद रख लेना, तो बाई चांस एक भूल भी जाओ तो 2 में आपका काम चल जाए। तो हर एक का अलग अलग याद करने मत बैठना। अब देखते हैं पहला, है ना, ओबेसिटी से रिलेटेड कौन सा आसन है। अब देखो, आसन में भी अगर आपने हर एक आसन की प्रोसीजर को याद करने की कोशिश करी तो आपके 1-2 सब्जेक्ट और साथ में जाएंगे और उसके साथ साथ आपका फिजिकल एजुकेशन तो जाएगा ही। मतलब इतना टाइम कंज्यूमिंग है, तो इतना नहीं करना है आपको। हर एक आसन की बस आपको इमेज मन में थोड़ा ध्यान रखना है कि ताड़ासन है ना, कि दोनों हाथ का यूँ करके ऊपर हो रहे हैं, हील के ऊपर हम खड़े हो रहे हैं। तो बस आप इतना भी याद रख लोगे और मन से बना दोगे, है ना। कोई भी 4 या 5 स्टेप्स मन से बना देना कि स्टैंड ऑन द टोज, देन इंटरलॉक द हैंड्स, स्ट्रेच द होल बॉडी टुवर्ड्स द एयर, देन उसके बाद, है ना, स्ट्रेच, देन ट्राई टू स्टैंड ऑन द टोज। तो इस तरह से क्या हो गया, आपका ताड़ासन की प्रक्रिया बन गई। अब इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। वहाँ पर आपके इंग्लिश का पेपर नहीं, ये फिजिकल का पेपर है। भावार्थ वो समझ जाएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहला है ताड़ासन को हम पाम ट्री पोज भी बोलते हैं। तो वही क्या करना है, योगा मैट लो, है ना। सब में पहली स्टेप जनरली आप ये डाल ही देना कि स्टैंड ऑन ए योगा मैट या सिट ऑन ए योगा मैट, परफॉर्म वज्रासन ऑन योगा मैट, है ना। तो इस तरह से आप योगा मैट से स्टार्ट कर सकते हो। देन फीट थोड़ा सा आपको अपार्ट रखना है। देन फिर उसके बाद वही, है ना, मैं आपको एक बेसिक समझा देता हूँ और उसके बाद आप आराम से अपने मन से लिख सकते हो। ये सारी स्टेप्स को आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। एक तो इसको किस नाम से जानते हैं ये याद रखना और इमेज थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ताड़ासन में क्या होता है कि सबसे पहले आपको स्टैंड करना है, थोड़ा सा फीट को अपार्ट रखना है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है ना, उसको ऊपर की साइड स्ट्रेच करना है, पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेच हो जाएगी और आप क्या होंगे, हील्स पे या टोज पे, है ना, हील्स नहीं आप बोलोगे टोज, तो आप टोज के ऊपर एकदम खड़े रहेंगे। तो ये होता है आपका ताड़ासन। देन सेकंड आता है कटी चक्रासन, बहुत ही आसान है ना। इसको हम स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी बोलते हैं।
तो वही सबसे पहले मैट पे आप खड़े हुए, दोनों लेग्स को थोड़ा सा आपको अपार्ट रखना है, तो थोड़ा सा दूर आपने रखा। देन उसके बाद अपने एक हाथ को आप पीछे ले गए, दूसरे हाथ को आपने शोल्डर पे रखा, और फिर उसके बाद आपको अपनी स्पाइन को क्या करना है, ट्विस्ट करना है। इस साइड ट्विस्ट आपने किया है ना, तो ये इस साइड मैंने ट्विस्ट किया, तो एक बार इस साइड ट्विस्ट करना है, फिर हाथ को इधर रख के इस साइड ट्विस्ट करना है। तो इस तरह से आप जब लास्ट स्टेप लिखोगे जिसमें रिपीटेशन हो रहा है, तो आप लिख देना कि रिपीट ऑन द राइट साइड। जैसे आपने लेफ्ट साइड से बताया तो बता देना कि राइट साइड आप इसको रिपीट करो। तो अगर ऐसा करोगे तो एक राउंड होगा, फिर आप 5 से 10 राउंड जितने भी करना चाहते हो उतने राउंड कर सकते हो, है ना। तो इस आसन में क्या याद रखना है, एक तो इसका इमेज कैसे बनेगा, और दूसरा याद रख लेना कि इसको किस नाम से जाना जा रहा है। तो इसको स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट पोज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपकी स्पाइन जो है, स्पाइन कहाँ पर रहती है, पीछे रीढ़ की हड्डी, ये आपकी ट्विस्ट हो रही है। देन नेक्स्ट आता है पवन मुक्तासन। बहुत ही आसान सा आसन है। देखो इसमें आपको क्या करना है, वही योगा मैट लेना है, और योगा मैट पे आपको इस तरह से लेटना है। लेटे, फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके और पैरों को फोल्ड करना है, ठीक है, और हाथों को इस तरह से यहाँ पर रख लेना है। फिर चेस्ट की तरफ आपको दबाना है, और इस तरह से आपका पवन मुक्तासन हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप आराम से अपने शब्दों में इसकी प्रोसीजर लिख सकते हो। यहाँ पर भी वही लिखा है कि आप अपने बैक के बल लेटिए, देन दोनों फीटों को एक साथ रखना है, आर्म को अपनी बॉडी के बिसाइड लाना है, फिर डीप ब्रेथ लेना है। देन एक्सेल, जब आप अपने पैरों को पास में लाएंगे, एक्सेल करेंगे टुवर्ड्स द चेस्ट। एट द सेम टाइम आपको अपनी थाइस को प्रेस भी करना है ना, तो उसको चेस्ट के पास लाए पैरों को, और थाई को प्रेस भी किया अपने हाथों से। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये पवन मुक्तासन हो जाएगा। देन नेक्स्ट अपने पास मत्स्येंद्र आसन। तो ये जो मत्स्य आसन है ये कैसे होगा, तो मत्स्य आसन परफॉर्म करने के लिए आपको सीधा लेटना है। देन यहाँ पर आपको पद्मासन पोज बनाना है ना, तो पैरों से आपका पद्मासन पोज बन जाएगा। बॉडी आपकी इस तरह से रहेगी, और हेड जो रहेगा आप इधर ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है। और आपको कोशिश करना है कि चेस्ट जितना आप हो सके उतना आप रखें, और स्टोमक को भी जितना आप स्ट्रेच कर सके उतना स्ट्रेच करें। तो बीच में इस तरह की गैप आपकी बन जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं मत्स्य आसन। थोड़ा सा मछली जैसे दिखता है तो इसको हम फिश पोज भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है अपने पास हलासन। तो ये हलासन हमने लॉर्डोसिस में भी पढ़ा था। इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको सीधा लेटना है, फिर 90 डिग्री पर आपको अपने पैरों को उठा लेना है, फिर धीरे 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 आपको बेंड करना है, और बेंड करके आपको इसको कहाँ पर ले आना है, ज़मीन पे टच कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका हलासन, है ना। इससे लॉर्डोसिस में हम क्योर करते हैं, और फिलहाल हम इसको ओबेसिटी में भी पढ़ रहे हैं। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास क्या, पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन भी बहुत ही आसान सा आसन है। इसमें सबसे पहले आपको इस तरह से बैठना है सीधे, फिर आगे की तरफ आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को झुकाना है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, और ये जो हाथ रहेंगे वो पैरों के आगे से आपके जाएंगे, ठीक है। तो देखो आपके जो हाथ है पैरों के आगे से यूँ जाएंगे, इंटरलॉक आपको करना है, और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमोत्तानासन परफॉर्म हो जाएगा। बेनिफिट कॉन्ट्राडिक्शन अपने कॉमन है तो वही आपको लिखने हैं, और स्टेप्स आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं, है ना। इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कब सांस ले रहे हैं कब सांस छोड़ रहे हैं, नहीं भाई साहब इतना मत सोचना। बस जो आपको इमेज के हिसाब से दिखता है उसी स्टेप्स को आप वहाँ पर लिख देना, पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स वहाँ पर नहीं काटे जाते हैं, है ना। क्योंकि उनको भी पता है कि भाई साहब बच्चा मतलब एक एक आसन के स्टेप जो किताब में लिखे रटेगा तो कैसे हो जाएगा। देन अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो इसको कैसे करना है, देखो इसकी 5 स्टेप्स है। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह से सीधे बैठना है ना, पैरों को एकदम स्ट्रेट रखना है, फिर एक पैर को फोल्ड करना है और दूसरे पैर को पीछे की साइड फोल्ड करना है। फिर जो पैर आपने फोल्ड करा है उसके अपोजिट हाथ को आपको इस साइड से लाना है और टो को पकड़ना है, ठीक है, और अपने जो चेहरे है उसको पीछे की तरफ घुमाना है। तो आपकी इसमें क्या हो जाएगा, जो स्पाइन है वो आधी ट्विस्ट होएगी। तो सिंस स्पाइन आधी ट्विस्ट हो रही है तो उसको हाफ स्पाइन ट्विस्ट पोज बोल रहे हैं, या फिर अर्ध, है ना। अर्ध मतलब ही होता है आधा, है ना। अर्ध मतलब क्या होता है हिंदी में, आधा। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन, तो ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, हाफ स्पाइन आपकी ट्विस्ट हो रही है। देन धनुरासन बहुत ही आसान है। सबसे पहले सीधे लेटना है, फिर आपको अपने पैरों को फोल्ड करना है, हाथों से पैरों को पकड़ना है, और बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या, एक बो जैसा, बो मतलब होता है धनुष, तो धनुष जैसा आपको यहाँ पर पोज बनेगा। तो इसको अपन धनुरासन बोलते हैं। देन नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास उष्ट्रासन। इसको हम केमल पोज बोलते हैं ना, क्योंकि संस्कृत शब्द है उष्ट्र, और ये उष्ट्र का मतलब क्या होता है, उष्ट्र का मतलब होता है ऊँट। तो जो आपका ऊँट रहता है ना, ऊँट या ऊँट जो भी आप बोलते हो, ऊँट ही बोलते हैं वैसे, ऊँट, है ना। तो ये जो ऊँट रहता है इस तरह से आपका पोज बनता है, क्योंकि कैमल का क्या रहता है, हम्प बैक रहता है ना, आपने पढ़ा होगा पहले कभी।
ये जो हम्प बैक रहता है इस तरह का यहाँ पर पोज बन रहा है, तो इसलिए इसको हम कैमल पोज बोल रहे हैं। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपको अपने घुटनों के बल इस तरह से रहना है ना। या फिर आप स्टार्ट इसको वज्रासन से कर सकते हो कि आप वज्रासन में बैठे, फिर आपने अपनी बॉडी को ऊंचा उठाया, फिर पीछे की तरफ आप इसको ले गए और अपने हाथों से आपने क्या कर लिया, हील्स को पकड़ लिया। तो इस तरह से आपका हो जाएगा उष्ट्रासन या द कैमल पोज। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास सूर्य भेदन प्राणायाम, जिसको हम अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं, है ना। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले अपनों को अपनी लेफ़्ट नॉस्ट्रल्स को बंद करना है राइट फिंगर से, सांस लेनी है राइट नॉस्ट्रल से, फिर आपको उसको बंद करना है थंब से, फिर सांस को छोड़ना है इधर वाली दूसरी वाली नॉस्ट्रल से, है ना। जैसे मैं करके बता देता हूँ, है ना। सबसे पहले इस फिंगर का इस्तेमाल करते हुए, फिर बंद किया, इधर से छोड़ा, फिर वापस इधर से लिया, बंद किया, छोड़ा, है ना। तो इस तरह से कंप्लीट साइकिल आपका बनेगा और यही होता है आपका सूर्य भेदन प्राणायाम या फिर अनुलोम विलोम। फिर नेक्स्ट आ जाती है अपने पास डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्लड शुगर आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर बिल्ड हो जाती है ना। मतलब बेसिकली शुगर आपकी ब्लड स्ट्रीम में बिल्ड हो जाती है और इससे क्या होता है, तो इससे आपकी जो बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और जो बेसिकली यहाँ पर ये जो शुगर है इसका काम क्या था कि ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, है ना। ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी तो ग्लूकोज आपकी बॉडी को क्या प्रदान करेगा, एनर्जी प्रदान करेगा। लेकिन सिंस अभी ये शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुई, ये सीधी की सीधी ब्लड में जाके मिल गई, तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी। तो एनर्जी आपकी बॉडी में बहुत डाउन हो जाती है अगर आपको डायबिटीज़ है। तो ये एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना, क्योंकि प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए वो शुगर कहाँ पर है, सीधा का सीधा आपकी ब्लड में जा रही है और ब्लड शुगर का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। तो आपने देखा भी होगा, है ना, कि इसमें बोलते हैं कि भाई आप मीठा मत खाओ, क्योंकि मीठा जैसे ही खाओगे ब्लड में जाएगा और वहाँ से ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। देन इसकी क्या मेन कारण क्या है, मेन कारण है कि जो आपकी बॉडी के अंदर एक इंसुलिन हार्मोन रहता है ना। पैनक्रियास नाम की एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, तो ये जो पैनक्रियास है ये क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन को पब्लिश करता है। तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसका काम रहता है कि भाई जैसे बॉडी में शुगर आए उस शुगर को क्या कर दो, तोड़ पोड़ के और इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो। तो ये ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी देगा। लेकिन अगर ये इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, शुगर में को वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा ग्लूकोज में, शुगर ऐसी की ऐसी जाके ब्लड में मिल जाएगी, है ना। तो ये आप ज़रूर याद रखना कि इनफ इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस किया जाता है पैनक्रियास के द्वारा और इसके कारण डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है। क्या इसके सिम्टम्स हैं, है ना। सिम्टम्स मतलब लक्षण। सो क्या लक्षण है, क्यों आपको डायबिटीज़ हो सकता है, तो लक्षण है ना। मतलब कैसे पता लगेगा कि एक व्यक्ति को डायबिटीज़ है, तो फटीग मतलब थकान उसको बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत प्यास लग रही है, भूख लग रही है, विजन ब्लर हो रहा है, किडनी फेलियर जैसी समस्या आ रही है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो रही है ना। देन उसके बाद लॉस ऑफ वेट हो रहा है, बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मूत्रालय उसको जाना पड़ रहा है। तो ये सब आपकी यहाँ पर लक्षण हो सकते हैं डायबिटीज़ के। देन इसके बाद कॉजेज़ क्या हैं, तो इसके कारण क्या हैं, तो कारण क्या हो सकते हैं कि भाई साहब सेडेंट्री लाइफ स्टाइल आप जी रहे हो, है ना। बिल्कुल कहीं पर जाना आना नहीं, घर पे बैठ रहे हैं, वहीं पर आप सारा अपना काम कर रहे हैं। दैन डिजीज़ आपको पहले से ही कोई है, ओवरवेट है तो इससे डायबिटीज़ हो ही सकता है, ओबेसिटी के कारण हो सकता है, टेंशन और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं तो भी डायबिटीज़, जिसको हिंदी में अपन मधुमेह, है ना, तो मधुमेह भी बोलते हैं, तो ये भी आपको मतलब डायबिटीज़ नामक समस्या हो सकती है। अब दो तरीके डायबिटीज़ होती है ना। एग्जाम में अगर आपको डायबिटीज़ 5 नंबर में लिखने को आ जाए तो फिर आप टाइप्स भी बता देना, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जो रहती है इसमें ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है और बिल्कुल आपका जो इंसुलिन हार्मोन है वो सिक्रीट होना ही बंद हो जाता है। तो जब अगर इंसुलिन हार्मोन इस तरह से सिक्रीट होना बंद हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, आपको डायबिटीज़ टाइप 1 बहुत ज़्यादा ये डेंजरस होता है और आर्टिफिशियल इंसुलिन के इंजेक्शंस आपको लेने पड़ते हैं। देन टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, सो टाइप 2 डायबिटीज़ में बेसिकली क्या होता है कि ये इतना सीरियस नहीं होता, इंसुलिन बनता है लेकिन कम मात्रा में बनता है। तो क्या होता है कि आपका जो जितना भी शुगर आप खा रहे हो सकता है कुछ तो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाए और कुछ आपकी ब्लड स्ट्रीम में चली जाए। तो फिर अगर आप गोली दवाई ले लोगे तो उससे भी आपका ये कंट्रोल हो जाता है। तो टाइप 1, टाइप 2 इस तरह से दूर रहते हैं। टाइप 1 ज़्यादा डेंजर है, टाइप 2 कम डेंजर है। देन कौन कौन से आसन है, कटी चक्रासन हमने ऑलरेडी देख लिया, तो जो आसन हमने ऑलरेडी देख लिए उसके हम वापस प्रोसीजर नहीं देखेंगे, है ना। जैसे कटी चक्रासन है, स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट पोज, हाथ यहाँ रखा और पीछे मुड़ना है, दोनों साइड आपको इस तरह से करना है।
देन भुजंगासन, ये बहुत ही आसान है। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले वही योगा मैट पर आपको सीधे लेटना है। देन आगे से जो आपकी फ्रंट बॉडी है उसको कोबरा की तरह आपको आगे उठाना है ना। तो भुजंगासन को अपन कोबरा पोज भी बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल आप एक सांप की तरह अपनी बॉडी को कर लेते हो ना। बस यहाँ पर वो डसने वाला फन की ज़रूरत है ना, और आप बिल्कुल सांप यहाँ पर लगोगे। तो इस तरह से आपको चेस्ट को पीछे करना है और अपनी गर्दन को भी पूरा जितना हो सके पीछे ले जाना है। ये स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहता है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप अपनी पूरी स्पाइन को सीधा कर रहे होते हैं। देन पवन मुक्तासन हमने ऑलरेडी देख लिया है। देन शलभासन, शलभासन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। इसको हम लोकस्ट पोज के नाम से जानते हैं ना। लोकस्ट मतलब क्या होता है, टिड्डी। तो आपने ये शब्द सुना होगा, टिड्डी, है ना। टिड्डी दल ने हमला कर दिया। तो कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कि पाकिस्तान की तरफ से टिड्डी का हमला हो गया था, है ना। बहुत सारी टिड्डियाँ, छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, वो आते हैं उड़ते हुए और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह का उनका शेप रहता है, तो इसलिए इसको लोकस पोज या टिड्डी पोज भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें आपको सबसे पहले स्टोमक के बल लाए करना है, दोनों हाथों को पीछे रखना है, लेग्स को पीछे से रेस करना है, और ये हो गया आपका कौन सा, लोकस्ट पोज, है ना। तो आप क्या करना, फ्री टाइम में इस स्टेप्स को पढ़ लेना, लेकिन उसके बाद लिखना एग्जाम में अपने मन से ही है। अगर आपको डायग्राम याद रहेगा आप आराम से लिख दोगे, पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे। देन उसके बाद धनुरासन हमने देख लिया, है ना। बिल्कुल आप धनुष की तरह आपका पोज हो जाता है। देन सुप्त वज्रासन, देखो ये बहुत ही आसान है। इसको अपन स्यूपाइन थंडर बोल्ट पोज बोलते हैं ना। देखो वज्र, वज्र को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थंडर बोल्ट। इंद्र भगवान के पास वज्र रहता है ना। तो वज्र जो रहता है वो एक अस्त्र है, तो वो जो वज्र है ना, उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, सुप्त वज्रासन। तो इंग्लिश में स्यूपाइन थंडर बोल्ट पोज के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या है, सबसे पहले आप कंफर्टेबली वज्रासन में बैठते हैं। दोनों आपको अपने पाम्स को, है ना, वो रखना है कहाँ पे, फ्लोर पे, बिसाइड्स योर बटॉक्स, एंड फिंगर आपकी पॉइंट्स करेंगी फ्रंट में। देन उसके बाद स्लोली आपको पीछे की तरफ बेंड करना है, और जैसे आप बैकवर्ड बेंड करोगे तो पूरा पीछे आपका जो सर है नीचे ज़मीन पर टच हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपके स्पाइन के हिसाब से बहुत ज़्यादा कारगर पोज रहता है। देन पश्चिमोत्तानासन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आगे झुकना है, पैरों को पकड़ना है। देन अर्ध मत्स्येंद्रासन हमने देख लिया था, 5 स्टेप से एज इट इज़ आपको लिख के आनी है। देन मंडूकासन, है ना, ये भी बहुत आसान है। इसको हम फ्रॉग पोज बोलते हैं, क्योंकि संस्कृत में मंडूक का मतलब क्या होता है, फ्रॉग। तो इसको फ्रॉग पोज के नाम से भी जाना जाता है। और देखो इसमें क्या करना है, आपको अपनी दोनों अंगूठों को अंदर की साइड लेना है, मुट्ठी बनानी है। मुट्ठी बना के आपको दोनों हाथों को पेट के यहाँ पर रखना है ना। पेट में आपको क्या करना है, पूरा एक्सेल करना है। एक्सेल करके आपको आगे की तरफ बेंड करना है ना। तो एक्सेल करके आप क्या करोगे, फॉरवर्ड बेंड करोगे, तो ये हो जाता है आपका क्या, मंडूकासन। तो इसी तरह से आपको इसको परफॉर्म करना है। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास गोमुख आसन, है ना। तो देखो गोमुख आसन के स्टेप्स बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुखासन में बैठना है। फिर एक पैर को आपको पीछे और दूसरे पैर को आपको इधर से ऊपर लाना है। बहुत आसान है, ये जनरली हम घर में भी करते रहते हैं, है ना, कि एक हाथ को इधर से ले जाना है, एक हाथ को आपको पीछे की साइड से लाना है, और दोनों को आपको क्या करना है, मिलाने की कोशिश करनी है ना। तो दोनों हाथों को आपको मिलाना है, और ये होता है आपका क्या, गोमुख आसन। तो इसमें थोड़ा सा गाय जैसा चेहरा आपका बन जाता है ना। तो गोमुख, काऊ पोज इसको बोलते हैं। एक बार इस हाथ से किया, एक बार इस हाथ से आपको करना है, तो ये आपका हो जाएगा गोमुख आसन। देन कुछ योग मुद्राएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन कभी आता नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा इसको देख लेना। 2-3 मुद्राओं के नाम ध्यान रख लेना, जैसे ज्ञान मुद्रा, है ना, बोलते हैं ना ज़्यादा ज्ञान मत दे, तो ये वो वाली ज्ञान मुद्रा हो गया, है ना। वायु मुद्रा याद रख लेना, तो ज्ञान मुद्रा हो गया, वायु मुद्रा पे आराम से याद रख दोगे। देन फिर अपन मुद्रा याद रख लेना ना, अपनिच भगवान है, तो ये दोनों ये इन दोनों उंगलियों से अंगूठे को टच करना है। फिर पृथ्वी मुद्रा याद रख लेना, है ना। पृथ्वी में क्या करते हैं, ये तीनों, तो ये और ये जो बीच वाली उंगली है, इससे आपने अंगूठा पकड़ लिया, उससे पृथ्वी मुद्रा। शून्य मुद्रा भी जनरली याद रह जाएगी, है ना। ये ऊपर इसको आपके बार दबाना है, दबा के यूँ कर दिया, शून्य मुद्रा। फिर ये फ्लाइंग लोटस भी आसान ही है, फ्लाइंग लोटस, तो इस तरह से आप कर सकते हो, है ना। बाकियों को इंटरलॉक, और एक उंगली जो रहेगी वो इस तरह से रहेगी। तो ये है अपने पास सारी मुद्राएं, है ना। एक और ये प्राण मुद्रा भी आसान है, ये प्राण मुद्रा हो गया। तो ये सब योग मुद्राएं से भी आप क्या कर सकते हो, डायबिटीज़ पे कंट्रोल पा सकते हो, हालांकि इतना इफेक्टिव नहीं है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है। देन इसके बाद आ जाता है उष्ट्रासन, हमने देख ही लिया इसको, द कैमल पोज के नाम से इसको हम जानते हैं। फिर कपाल भाती, है ना। कपाल भाती आपने जनरली देखा ही होगा, बाबा रामदेव जी सुबह सुबह, है ना, टीवी पे यही करवाते रहते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप कंफर्टेबल पोजीशन में आपको बैठना है। आप पद्मासन में बैठ सकते हो,
या फिर सुखासन में बैठ सकते हो। देन उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों इन हाथों को है ना इस तरह से पोज बनाना है और उसको अपने घुटनों पर रख देना है। देन फिर आपको क्या करना है, ब्रीथ आउट करना है, एक्सेल करना है। इनहेल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है ना, जनरली आपने इसको देखा भी होगा कि आपको एक्सेल करना है, इनहेल अपने आप हो जाता है। तो यही होता है कपालभाति। फिर अगली बीमारी आ जाती है अपने पास अस्थमा। अस्थमा एक डिजीज़ है लंग्स की, जिसके अंदर आपके जो एयरवेज है जहाँ से आप सांस लेते हो वो ब्लॉक हो जाते हैं और आपको डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में। देन यहाँ से क्या होता है, यूजुअली जिसको अस्थमा होता है उसको कफिंग, स्नीजिंग है ना, छींक आना, खांसी आना, विस्लिंग, जैसे वो सांस लेगा सीटी की आवाज़ आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है ना, हाँ सांस फूल जाना। तो ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। कॉमन सिम्टम्स क्या है अस्थमा के, कफिंग, हैवी ब्रीदिंग होना, चेस्ट में टाइटनेस फील होना, फटीग मतलब थकान हो जाना जल्दी, पेन होना हाथ में, फीट में, शोल्डर में, बैक में। और इसके कारण क्या है, तो इसके रीजंस हैं डस्ट, स्मोक, एयर पोल्यूशन। तो जब भी क्या होता है, दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है वहाँ पर डस्ट, स्मोक और इसके चक्कर में बहुत सारे लोगों को अस्थमा हो जाता है। देन उसके बाद कौन कौन से आसन है, तो इसका ताड़ासन याद रखना ही है अपने को, द पाम ट्री पोज। देन उसके बाद ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन है ना, देखो ये जनरली आसन जो है वो आपका ताड़ासन टाइप ही है, लेकिन ताड़ासन में क्या हो रहा था, दोनों हाथों को आपको सीधा ले जाना था, इसमें आपको सैल्यूट करना है ना, मतलब दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाना है और फिर इसको आपको ऊपर ले जाना है, जैसे आप सन को क्या कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो। तो ये होता है ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन। देन उत्थान मंडूकासन, ये भी सिंपल है ना। तो देखो ये क्या है, इसको हम फ्रॉग पोज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो आपकी शक्ल है ना, जो आपका पॉस्चर है वो फ्रॉग की तरह हो जाता है। तो वही सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठना है ना, वज्रासन में इस तरह से आपका पैर रहता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा फैला देना है ना, तो जैसे यहाँ पर इस मोहतरमा ने फैला रखा है तो इस तरह से आपको फैलाना है। फिर दोनों हाथ को आपको क्या करना है, पीछे जाके और यूँ करके इंटरलॉक करना है, मतलब इससे ये वाली साइड, इस वाले हाथ से ये वाली साइड, दोनों को आप टच करेंगे तो इसी को हम बोलते हैं उत्थान मंडूकासन, और इससे आपको अस्थमा जैसी समस्या है उसमें छुटकारा मिल सकता है। भुजंगासन हमने ऑलरेडी देख लिया, इसको हम कोबरा पोज के नाम से भी जानते हैं। देन धनुरासन हमने देख लिया, ये आपका बो पोज है। उष्ट्रासन हमने देख लिया, द कैमल पोज। देन वक्रासन का ट्विस्टेड पोज है ना, तो वक्रासन द ट्विस्टेड पोज। अब ये कैसे करना है इसको हम देख लेते हैं। तो देखो वक्रासन में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इस तरह से सीधे बैठना है, सीधे आप बैठे, एक पैर को आपको फोल्ड करना है। फॉर एग्जांपल आपने राइट लेग को फोल्ड किया तो लेफ्ट हैंड से आपको टच करना है राइट लेग को है ना, तो ये लेफ्ट हैंड है, इससे आपने राइट लेग का जो पैर है इसको टच किया और फिर आपको इस तरफ पीछे की तरफ मुड़ना है। तो आपकी इसमें क्या होगी, जो स्पाइन है वो ट्विस्ट हो जाएगी, तो इसलिए इसको ट्विस्टेड पोज या वक्रासन बोलते हैं। तो एक बार इस साइड देखा, एक बार उस साइड से करना है ना, तो वही स्टार्टिंग वहीं से करो कॉमन कि योगा मैट पे बैठो। देन उसके बाद एंडिंग कहाँ से करो कि इस आसन को आप राइट में कर रहे हो तो लेफ्ट में भी आप इसको रिपीट करें और 5 से 7 इसके स्टेप्स कर लें बस। तो ये इस तरह से आपको स्टार्टिंग और एंड करना है, बीच में अपने हिसाब से कोई भी माल मसाला फिट करके आना है। देन कपालभाति हमने ऑलरेडी देख लिया है ना, सांस लेना छोड़ना। गोमुख आसन इसमें भी आपको करना है। मत्स्य आसन यहाँ पर भी है। अनुलोम विलोम मतलब वही जो सूर्य भेदन प्राणायाम हमने देखा था वो यहाँ पर भी है। अब आ जाता है अपने पास हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन एक और नाम है हाई ब्लड प्रेशर का, और कई बार सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं है ना, रिस्क रहती है यहाँ पर हार्ट डिजीज़ की, स्ट्रोक की, और इवन एक व्यक्ति हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है। देखो अब हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है, पहली बात तो ब्लड प्रेशर क्या होता है वो हम देख लेते हैं है ना। सो ये है हमारा दिल है ना, हालांकि ऐसा दिल नहीं हो रहता है फिर भी हम समझने की दृष्टि से, तो दिल क्या करता है, दिल से कुछ जो हमारी आर्टरीज़ है ना, आर्टरीज और वेन्स वो कनेक्टेड रहती है, ब्लड को वो सप्लाई करती है ना। तो यहाँ पर से जब दिल क्या करता है, लुप डुप करता रहता है ना, धड़कता है दिल। तो दिल का धड़कना मतलब क्या होता है, दिल का धड़कना होता है कि एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और दूसरी बार वो रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया। तो ब्लड एक जो हार्ट है वो एक प्रकार का क्या है, हमारा पंप है ना, इसका काम है ब्लड को पंप करना। तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वैसे ही क्या होगा, एकदम तेज़ी से जो ब्लड है वो यहाँ से फ्लो करेगा। तो जब ब्लड तेज़ी से फ्लो करेगा तो इसकी जो वॉल्स है ना, ये फॉर एग्जांपल एक पाइप है और इस पाइप की जो दीवारें हैं, इसकी जो नली का है ना बाहरी भाग है, उस पर प्रेशर लगेगा, इसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं।
तो ये दो तरह का होता है, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक, है ना। सिस्टोलिक क्या होता है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये एकदम तेज़ी से जो आपका ब्लड है वो फ्लो करेगा, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। जबकि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद रिलैक्स करता है ना, फूल जाता है, तो रिलैक्स करता है तो फिर ब्लड का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है। जैसे ही ब्लड का फ्लो कम होता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, है ना। कॉन्ट्रैक्ट किया, बढ़ गया, छोड़ा तो कम हो गया। इसको हम नापते हैं mm/Hg, है ना, मिलीमीटर पर Hg मतलब होता है मर्क्यूरी, है ना। मर्क्यूरी कैसे आ गया सर? तो मर्क्यूरी ऐसे आ गया, है ना। इसको हम बोलते हैं स्पाइग्नोमैनोमीटर। तो ये एक डिवाइस है ना, आपको स्पेलिंग याद रहे ठीक नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, तो एक डिवाइस है स्पाइग्नोमैनोमीटर। तो इस स्पाइग्नोमैनोमीटर में आपने देखा होगा, है ना, पहले के ज़माने में इससे करते थे, यहाँ पर एक पट्टा बांधा ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, और डॉक्टर के हाथ में ये रहता था फुसफुसिया, है ना। तो इस फुसफुसिए को दबाता था, प्रेशर क्रिएट करता था यहाँ पर, और उसके बाद ये जो एक मीटर है ना, इस मीटर में आपको ये एक रीडिंग ऊपर नीचे होती हुई दिखती थी। तो ये जो अंदर इसमें मेटल भरा हुआ है ना, ये तो है मर्क्यूरी, जिसको हम Hg से डिनोट करते हैं। ये मर्क्यूरी ऊपर नीचे होता है ना। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120 और 80। अब दो नंबर क्यों हैं? एक है सिस्टोलिक ज़्यादा वाला, एक है डायस्टोलिक। मतलब जब आपका हार्ट क्या कर रहा है, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सिस्टोलिक, रिलैक्स कर रहा है तो डायस्टोलिक। और अगर ये 140-90 mm/Hg तक चला जाता है, मतलब रीडिंग क्या आती है 140 है, उससे ऊपर आती है तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, है ना। तो मतलब इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो 120, 110, 112, 100, है ना, ज़्यादा ज़्यादा 130 की रेंज तक में रहना चाहिए। अब इसके लिए कौन कौन से आसन है? पहला ताड़ासन, जिसको हम पाम ट्री पोज बोलते हैं। कटी चक्रासन, जिसको हम स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट बोलते हैं, है ना। वापस नहीं देख रहे हम क्योंकि हमने ऑलरेडी इसकी एक बार स्टेप्स देख लिए हैं। देन उत्थान पादासन, देखो अब ये बहुत ही आसान है। रेज्ड लेग पोज, इसमें क्या करना है? सबसे पहले आपको सीधे इस तरह से लेटना है, पैर शुरू में सीधे रहेंगे, फिर आपको उनको रेस करना है ना। तो इसी को हम बोलते हैं उत्थान पादासन। और इससे क्या होगा, आपका बेसिकली हाइपरटेंशन जो है वो आपका उसमें फ़र्क पड़ेगा। देन अर्ध हलासन, है ना। हलासन में आप क्या कर रहे थे? इसको पूरा पीछे की साइड ले जाके टच कर रहे थे। अर्ध हलासन में इस तरह से आपको यहीं पर इसको रोक लेना है। देन सरल मत्स्येंद्र आसन, तो ये मत्स्य आसन हमने देख ही लिया, है ना। तो इसमें आपको चेस्ट अप करना है, यहाँ पर पद्मासन बनाना है, और आपका हेड इस तरह की ऊपर रहेगा। गोमुखासन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। उत्थान मंडूकासन हम देख चुके हैं। वक्रासन ट्विस्टेड पोज, इसको भी हमने देख लिया है। भुजंगासन कोबरा पोज, है ना। तो ये सारे आसन से जो कि आप इसमें भी कर सकते हैं। देखो आसन कॉमन ही है ना, मतलब जो मैं आपको बता रहा था ना 40-45 के आसपास है, उनमें से आप मान के चलो कि 20-22 के आसपास कॉमन है। मतलब यूनिक आसन कितने हैं आपके? 20 के आसपास ही यूनिक आसन आपको पढ़ना है। देन मकरासन आपका हो गया, ये बहुत ही आसान है, इसको हम क्रोकोडाइल पोज भी बोलते हैं, है ना। देखो मकरासन में क्या करना है, इस तरह से पहले आपको सीधे लेटना है। देन उसके बाद आपको अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है, और हाथों से आप सहारा ले सकते हो, है ना। तो जो आपकी चिन्ह रहेगी उसको आप अपने हाथों पर रेस्ट करोगे, और इसी को हम बोलते हैं मकरासन। देन शवासन में क्या होता है? सबसे फेवरेट पोज रहता है लोगों का, इसको हम कॉप्स पोज भी बोलते हैं, है ना। इसमें आपको सीधे लेटना है और बस ध्यान में आपको मग्न हो जाना है ना। कुछ आपको इसमें और स्टेप्स नहीं करनी। तो सबसे आसान इसकी प्रक्रिया रहती है, लाई फ्लैट ऑन योर बैक, दोनों आर्म्स को अपने साइड में आप रख लें, एंड पाम्स आपके ऊपर की तरफ फेस करेंगे, है ना। ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। लेग्स को थोड़ा सा आपने सेपरेट कर लिया ताकि वो रिलैक्स रहें। कंसंट्रेट करने आपने स्टार्ट किया फ्रॉम योर हेड, फीट, है ना, और रिलैक्स किया हर एक बॉडी पार्ट को, और बेसिकली यू फील लाइक ए डेड बॉडी, है ना। तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं शवासन। देन नाड़ी शोधन प्राणायाम, है ना। नाड़ी शोधन में क्या होता है? नाड़ी शोधन प्राणायाम में बेसिकली आप एक तरह से अपना वो जो अनुलोम विलोम है वही कर रहे होते हैं। देन शीतली प्राणायाम, इसमें आपको अपनी जो टंग है इसको इस तरह से गोल करना है, और हवा को अंदर की साइड लेना है ना। अंदर की साइड लोगे तो क्या होगा? कूल हवा, है ना। आपने पढ़ा होगा साइंस में कि जितने पतले छेद से आपकी हवा अंदर आएगी उतना ही उसका क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर उतनी ही वो ठंडी रहेगी, है ना। और जबकि यहाँ पर जितने फॉर एग्जांपल ऐसे अगर आप चीज़ों को छोड़ोगे, हवा को छोड़ोगे, तो वहाँ पर आपका प्रेशर इतना अप्लाई नहीं होगा, और गर्म हवा आएगी ना। आप खुद भी करके देख लेना, यूँ छोड़ोगे गर्म हवा, और एकदम पतली उससे छोड़ोगे तो ठंडी हवा आएगी, ठीक है। तो ये शीतली प्राणायाम, इससे ठंडा होगी आपकी बॉडी में, तो टेंशन कम होगी।
देन लास्ट आता है अपने पास बैक पेन एंड अरिथराइटिस, है ना। तो ये बैक पेन क्या होता है, तो जब आपके बैक बोन में समस्या आ जाती है ना, ये आपका बैक बोन है। जनरली स्टूडेंट्स को जो कॉलेज ऑफिस जाते हैं उन लोगों को बैक पेन की समस्या रहती है, और यहाँ पर ये ओरिजिनेट होता है आपकी मसल से, नर्व से, बोन से और जॉइंट से, है ना। और जनरली इसके कारण क्या हो सकता है कि आपकी डिस्क रप्चर हो सकती है। अर्थराइटिस मतलब हड्डियों में, जोड़ों में दर्द हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस आपकी हड्डियाँ वीक हो सकती है। स्पाइन का कर्वेचर बिगड़ सकता है ना। तो इससे फिर और कौन सी समस्या हो जाएगी आपको, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्क्वालियोसिस, वो सब हो सकती है। कैंसर और स्पाइन में प्रॉब्लम की समस्या भी आपको हो सकती है। देन क्या है कॉजेज बैक पेन का, कि ओवरवेट होना, एक्सरसाइज नहीं करना, बैड पोस्चर होना, सिटिंग, है ना, गलत तरीके से अगर आप सो गए तो भी आपको बैक पेन हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी में कमी होना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डालना बैक पे, वार्म अप नहीं करना, कूल डाउन नहीं करना एक्सरसाइज करने से पहले, तो बैक पेन की समस्या हो सकती है। देन एरिथराइटिस क्या होता है, इसमें आपका जो जोड़े हैं, है ना, जोड़ जो रहते हैं, जो जॉइंट्स रहते हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है ना, वहाँ पर सूजन जैसी समस्या होती है, दर्द होता है, स्टिफ हो जाते हैं, वो स्वेल होते हैं, और कई बार वो डिसफॉर्म भी हो जाते हैं ना, तो डिफॉर्मिटी भी वहाँ पर आ जाती है। और बेसिकली ये जो अर्थराइटिस की समस्या है ना, बुढ़ापे में होती है, 40 से 60 साल के आसपास की एज में आपको देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि अगर बच्चे की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इनएक्टिव वाली है तो उसको भी हो जाए। देन यहाँ पर क्या होता है, दस इट ऑल्सो रेफर टू वियर एंड टियर ऑफ जॉइंट्स, है ना। तो उसको हम बोलते हैं कि भाई साहब जॉइंट्स जो हैं वो उनको क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, वो, है ना, उसमें दिक्कत आ रही है। बैक पेन के कारण क्या है ना, या इसके आसन अगर हम देखें तो ये सारे आसन है हमारे पास, जिसमें सबसे पहले भद्रासन। भद्रासन बहुत ही आसान है। आपको इस तरह से अपने दोनों पैरों को, है ना, यूँ फोल्ड करना है और अपने दोनों हाथों से यहाँ पर जो आपके पैर के टोज़ हैं इनको पकड़ना है। तो इसको हम बोलते हैं द ग्रेशियस पोज या भद्रासन। तो इससे क्या होगा, आपका जो बैक पेन की समस्या है ना, वो कम होगी। देन इसके बाद है ना, यही एक यूनिक आसन था, क्योंकि बाकी तो हम ऑलरेडी सारे पढ़ चुके हैं, जैसे ताड़ासन, चक्रासन, उष्ट्रासन, वक्रासन, मत्स्येंद्र आसन, देन भुजंग आसन, गोमुख आसन, मकरासन और नाड़ी शोधन प्राणायाम, मतलब आपका भाई अनुलोम विलोम। तो सारे हम पढ़ चुके हैं, है ना। यूनिक कौन सा था, भद्रासन था। तो ये भद्रासन को हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, है ना, क्योंकि कई बार हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं इस चैप्टर की और देखते हैं भाई साहब क्वेश्चन आए हैं बहुत लड्डू, है ना। तो पहला क्वेश्चन आया था कि कौन सा आपका प्राणायाम है जो कि आपको हेल्प करेगा इन रिड्यूसिंग ओबेसिटी, है ना। सो ओबेसिटी को रिड्यूस अगर आपको करना है, मोटापे को, तो देखो कपालभाति, शीतली, अनुलोम विलोम, है ना, ये सारे अपन ने हाइपर टेंशन में पढ़े थे। जबकि जो सूर्य भेदन प्राणायाम है वो आपका आ जाएगा किसमें, ओबेसिटी को रिड्यूस करने में। तो ये भी पिछले साल का जो 2024 का क्वेश्चन आया था, ये वहाँ से मैंने प्रश्न उठाया है। देन उसके बाद ये कौन सा आसन है, देखो साफ साफ दिख रहा है ना, टिड्डी जैसा यहाँ पर पोज बन रहा है, लोकस्ट पोज बन रहा है, और लोकस्ट पोज किस में था, शलभासन में। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मतलब बस आपको इमेज भी याद रहेगी तो भी आपका काम बन जाएगा। देन जो यहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड थे उनको क्वेश्चन आया था कि कौन सा आसन है जिससे आपकी रिलैक्स हो जाते हो, फटीक, थकान वकान सब दूर हो जाती है। तो एक ही आसन है वह सब शवासन, है ना, जिससे एकदम रिलैक्सेशन हो जाती है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो ट्रिक्स आपके काम में आती है कि अस्थमा, है ना। तो अस्थमा में हमने कौन सी ट्रिक पढ़ी थी, धनु वाली, है ना, कि उसने टीवी को उठाया भुजा से और भुजा से उठाते उसकी सांस फूल गई। तो वो आप आराम से उस तरीके, अगर आपको ट्रिक याद है तो आप आराम से 4 आसन लिख सकते हो। अब 2 मार्क में आया था, 4 सीधे बस आसन के नाम लिखने, काम हो जाएगा, ना कुछ एक्सप्लेन करना है ना कुछ करना है। देन क्वेश्चन आया था 2020 में कि आसन जो कि हेल्पफुल रहता है मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो आपका शवासन, है ना, तो जिससे टेंशन दूर हो जाएगी, हाइपर टेंशन को ये दूर कर देगा। तो ऑप्शन ए। देन आसन कैन बी यूज्ड एज प्रिवेंटिव मेजर कमेंट। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आसन करने के जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो लिखने हैं। तो 5-6 बेनिफिट्स मैंने आपको बताए थे, एज इट इज उसको छाप के आना है। देन सैम्पल पेपर में क्या प्रश्न आया था कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन के 2 बेनिफिट बताने। तो वही कि ये आपके क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को सही रखता है। देन उसके बाद आपका कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, वो सब बढ़ाता है ना। 2 लिखने थे, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। 3 आसन लिखने जिससे आप अस्थमा को प्रिवेंट करते हो। तो वही धनु ने भुजा से टीवी उठाया, तो भुजा, टीवी, उस तरह से आप 3 आसन लिख दोगे। फिर बेनिफिट्स देखो कॉमन ही है, तो बेनिफिट्स आप लिख दोगे। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस भी डील हो जाते हैं। कैसे पवन मुक्तासन किया जाता है ना, तो इसको हमने अच्छे से देखा ही था कि पवन मुक्तासन में क्या हो रहा है कि सबसे पहले आप इस तरह से लेटे हो, फिर अपने पैरों को, आपने दोनों पैरों को फोल्ड किया, फिर अपने हाथों से आपने क्या किया, इसको इंटरलॉक कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका क्या,
पवन मुक्त आसन। स्टिक डायग्राम हमने बता दिया है ना। देन उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन आपको लिखने हैं, तो आराम से आप 3 हमने पढ़े थे, कोई भी 2 कॉन्ट्राडिक्शन लिख देना। कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है तो अपने मन से आप स्टेप्स इसमें बना सकते हो और आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। देन 1 पॉसिबल कॉज ऑफ ओबेसिटी कुछ भी है ना, तो ओबेसिटी के कारण एक तो हेरिडिटी हो ही सकता है, हमने पढ़ा था, और दूसरा है कि भाई साहब बहुत ज़्यादा खाना। फास्ट मेटाबॉलिज्म मतलब अगर आपका पाचन शक्ति एकदम तेज है तो इससे तो फिर आपको ओबेसिटी नहीं होगी ना, तो ये नहीं है और ये दोनों है, तो ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। देन आपको आइडेंटिफाई करना है आसन, तो आप वीडियो पॉज करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा अपने पास भुजंग आसन है ना, जिसको हम कोबरा पोज बोलते हैं। यहाँ पर देखो त्रिकोण बन रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, त्रिकोण आसन। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, पश्चिमोत्तान आसन, क्योंकि आप आगे झुककर अपने पैरों को पकड़ रहे हो। और ये अपना वो डिफ़िकल्ट वाला अर्ध मत्स्येंद्र आसन हो जाएगा है ना। उम्मीद है आपने सही इसको गैस कर लिया होगा। भुजंगासन, त्रिकोणासन, पश्चिमोत्तान आसन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन। फिर प्रश्न पूछा गया है कि विच आर द आसन्स जो कि प्रैक्टिस किया जाता है हाइपर टेंशन के लिए है ना। तो हाइपर टेंशन के लिए हमने क्या पढ़ा था, एसी बस पे टीवी है ना, तो एसी बस पे टीवी, तो एसी अर्ध चक्रासन है ना, भुजंगासन, शवासन, टीवी ताड़ासन, वक्रासन, वज्रासन, तो ये आपका हो जाएगा हाइपर टेंशन है ना। देन उसके बाद डिटेल में कोई भी 2 आसन लिखने, हमें तो इतने सारे पता है भाई साहब ट्रिक के माध्यम से, तो हम आराम से लिख देंगे। तो ये था अपने पास योगा वाला चैप्टर। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल है, सुझाव हो, तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास मैंने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।